हेलो गाइस, हाउ आर यू ऑल? ऑल गुड? ओह, ये क्या लिखा हुआ है? सो बच्चों, आज हम लॉज ऑफ मोशन क्लास 9 स्टार्ट करने जा रहे हैं। सो आवर टुडेज चैप्टर इज लॉज ऑफ मोशन। ठीक, लॉज ऑफ मोशन होता क्या है, सबसे पहले आपको जानकारी होनी चाहिए। जब आप मोशन के बारे में डिस्कस कर रहे हो तो सबसे पहले जब यू हैव टू नो व्हाट इज मोशन, जो कि हमने पिछले चैप्टर में भी डिस्कस किया है कि मोशन क्या होता है। मोशन चेंज इन पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू द सराउंडिंग, दैट आई हैव टोल्ड यू कि मोशन क्या है, दैट इज चेंज इन पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू द सराउंडिंग। मेरे बच्चे क्या हो जाएगा, विद रिस्पेक्ट टू द सराउंडिंग, यानी कि सराउंडिंग या कभी कभी यहां पे हम लेते हैं टाइम कि सराउंडिंग या टाइम के हिसाब से आपकी पोजीशन में जो बदलाव आ रहा है, दैट इज योर मोशन। अब चैप्टर का नाम है लॉज ऑफ मोशन, यानी किन किन लॉज पे मोशन काम करता है, हम ये यहां डिस्कस करेंगे। तो जैसे आपने न्यूटन के लॉज सुने हैं, आपने जगह जगह सुना है, मूवीज में, पिक्चरों में सुना है कि भाई न्यूटन के लॉ है, कुछ है, लॉ तो है कुछ ना कुछ। तो वो लॉ क्या है, आज हम वही चीज आप लोगों के सामने डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जब आप लॉज ऑफ मोशन को डिस्कस करेंगे तो सबसे पहले आपको एक टर्म के बारे में जानकारी होनी चाहिए, दैट इज फोर्स। फोर्स क्या होता है? फोर्स जो है आपका, फोर्स क्या होता है? फोर्स नाम तो आपने कई बार सुना होगा, ठीक है, बहुत बार नाम सुना होगा आपने। तो फोर्स क्या है? दिस इज द एजेंसी ऑफ पुश एंड पुल। एजेंसी ऑफ पुश एंड पुल, यानी कि आप अपने जीवन में, अपने लाइफ में कहीं भी कोई भी सिचुएशन सोच लो, देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिचुएशन जहां पर आप फोर्स लगा रहे हो, लेकिन आपको क्या दिखेगा, आप या तो वहां पुश कर रहे होंगे या आप वहां पुल कर रहे होंगे। ठीक है, क्या कर रहे होंगे, या तो वहां पुश कर रहे होंगे या वहां पुल कर रहे होंगे। आओ राहुल बेटा, आओ बैठो। तो राहुल जी आ गए हैं, राहुल जी भी आपके पास यहाँ पढ़ने के लिए तैयार है आपकी तरह। तो राहुल, हम डिस्कस कर रहे थे कि फोर्स क्या होता है। तो राहुल, फोर्स होता है द एजेंसी ऑफ पुश एंड पुल। तो हम आप बता रहे थे कि आप सोचिए अपनी लाइफ में कोई भी सिचुएशन सोच लो जहां पर आप कोई फोर्स अप्लाई कर रहे हैं और उस चीज को देख के आपको सीधा महसूस होगा कि आप यहां वहां तो या तो पुश कर रहे होंगे या आप वहां पर पुल कर रहे होंगे। तो दैट इज योर फोर्स। हाँ, राहुल कुछ कहना चाहते हैं। राहुल कहना चाहते हैं कि सर इस फोर्स का हमें फायदा क्या है, हम कैसे पता करेंगे कि फोर्स का इफेक्ट क्या है। तो चलो राहुल जी बताते हैं फोर्स का इफेक्ट क्या है। तो नेक्स्ट इज आपका इफेक्ट ऑफ फोर्स। इफेक्ट ऑफ फोर्स, तो फोर्स का इफेक्ट आपका क्या होगा, ये राहुल जी आपके सीधे आए हुए हैं, आपके पास बैठे हुए हैं। तो फोर्स का इफेक्ट क्या है कि इट चेंजेस और टेंड्स टू चेंज। मतलब समझो जरा इसका कि ये चेंज कर सकता है और चेंज करने का प्रयास करता है। क्या चेंज कर सकता है और चेंज करने का प्रयास कर सकता है? स्टेट ऑफ अ बॉडी। और आप ये कैसे, आप स्टेट कह सकते हो या शेप ऑफ अ बॉडी। ये क्या कर सकता है, ये तो स्टेट को चेंज कर सकता है। स्टेट क्या होती है? स्टेट में पहले बता चुका हूं, दो तरह की स्टेट है, एक आपकी रेस्ट की स्टेट है और दूसरी आपकी मोशन की स्टेट है। और जो स्टेट ये चेंज कर सकता है, ये रेस्ट को मोशन में ला सकता है, मोशन को रेस्ट में ला सकता है, या ये बॉडी की शेप को चेंज कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लेते हैं सपोज कि यहां ये आपकी कोई जमीन है और इस जमीन में कोई फुटबॉल पड़ी हुई है आपकी, ठीक है। सपोज कर लो कि ये आपकी कोई फुटबॉल जो है जमीन में पड़ी हुई है। तो हमारे राहुल सर आते हैं, राहुल आते हैं और राहुल क्या करते हैं, राहुल इस फुटबॉल पर एक लात मारते हैं और ये फुटबॉल आपकी ऊपर की तरफ जानी शुरू हो जाती है। तो अब हुआ क्या, पहले फुटबॉल कैसी पोजीशन में थी, रेस्ट में। राहुल ने फोर्स अप्लाई किया, फुटबॉल कहां पे आ गई आपकी, मोशन में। तो आपने मोशन को चेंज कर दिया, तो इट चेंजेस और टेंड्स टू चेंज। टेंड्स टू चेंज क्या कहता है कि मान लेते हैं कि यहाँ एक बड़ा सा पत्थर रखा हुआ है, बहुत बड़ा पत्थर है,
राहुल को फिर पता नहीं क्या धुन चढ़ती है। राहुल क्या करते हैं, राहुल भाई साहब हमारे इस बड़े पत्थर पर फोर्स लगाना शुरू कर देते हैं, लेकिन पत्थर नहीं सरक रहा है, पत्थर कहीं नहीं जा रहा है, पत्थर जहां है वही रह रहा है। तो राहुल ने क्या किया, राहुल ने फोर्स तो अप्लाई किया बट हमारा कोई इफेक्ट नहीं हो पाया, बट इट टेंड्स टू चेंज, बट चेंज करने का प्रयास तो किया। तो राहुल ने जो उसकी पोजीशन थी उसको चेंज किया और चेंज करने का प्रयास तो किया। तो दैट इज योर टेंड्स टू चेंज द स्टेट ऑफ अ बॉडी, यानी रेस्ट को मोशन में ला देना या मोशन को रेस्ट में ला देना, या फिर आपका कोई रेस्ट में है लेकिन प्रयास किया, कोशिश की। नेक्स्ट इज द शेप। शेप आप समझ सकते हो, लाइक आपके घरों में आटा बाड़ा जाता है तो रोटियां सेकने के लिए, मेरे घर में भी होता है, वो नई चीज नहीं है, राहुल के घर में भी होता है। तो आपने क्या करा, उसी वो आटा मड़ा हुआ आपके घर में रखा हुआ और आपने उस पर थोड़ा सा प्रेशर लगाया। जैसे ही आपने हाथ से थोड़ा सा फोर्स लगाया, आटे की शेप चेंज हो गई। तो वो भी आपका क्या करता है, ये आपका शेप को चेंज कर सकता है। तो दैट इज फोर्स। जब आप फोर्स को पढ़ लेते हैं तो फोर्स के अंदर एक चीज आती है कि फोर्स आपका दो तरह का होता है। तो कौन कौन सा होता है, आप वीडियो को पॉज करके नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं, अदरवाइज हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो आपके सिलेबस में आप कर लो, पॉज कर लो, 1 2 3 4 1 2 3 4। सो आई एम गोइंग टू रब इट, सो लेट्स स्टार्ट। सो नाउ अब जब फोर्स के बारे में डिस्कस करते हैं तो फोर्स आपको दो तरह का मिलेगा। वैसे तो फोर्स काफी सारे हैं, मस्क्यूलर फोर्स है और भी बहुत सारे फोर्सेस हम लगाते हैं, लेकिन इसमें एक चीज आपको जानने की जो जरूरत है, दैट इज बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्सेस। अनबैलेंस्ड फोर्सेस, देखो नाम से पता चल रहा है, जो बैलेंस कर दे या अनबैलेंस हो। जैसे 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 मान लेते हैं कि आप लोगों ने एक तराजू तो देखा है सभी ने, ये मान लो आपका एक तराजू है और इस तराजू पे एक तरफ तो मैंने वजन रख दिया, सपोज एक ये हो गया और एक आपका हो गया सर ये, और मान लेते हैं मैंने एक तरफ वजन रख दिया आपका, सपोज करो मैंने रख दिया 50 केजी का, और यहां भी फिर मैंने क्या करा, वजन रख दिया 50 केजी का। तो आप कहते हो जी बैलेंस हो गया, यानी दोनों तरफ मैंने वजन रखा वो बैलेंस हो गया, अगर बराबर बराबर वजन है। उसी तरह से अगर दोनों तरफ इक्वल फोर्सेस लगे तो आपका क्या कहलाएगा, वो बैलेंस फोर्स कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं कोई ब्लॉक है, इस ब्लॉक को, राहुल ध्यान दीजिए बोर्ड पे, इस ब्लॉक को आपने फोर्स किया यहां से 10 न्यूटन का, फोर्स की यूनिट में भी बताता हूं आपको, और आपने यहां से भी फोर्स लगा दिया जी 10 न्यूटन का। तो ब्लॉक कहीं नहीं जा रहा है, ब्लॉक कहीं नहीं जा रहा है, ब्लॉक जहां है वहीं रहता है। और इस सिचुएशन को हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम सिचुएशन। इक्विलिब्रियम सिचुएशन, इस सिचुएशन को आप क्या बोलेंगे, इक्विलिब्रियम सिचुएशन, यानी कि किसी भी तरह का कोई भी मोशन नहीं हो पा रहा है, तो इस तरह को बोलेंगे हम इक्विलिब्रियम। तो यहां पर जो फोर्सेस हमारे लगे, दिस कंप्लीट सिचुएशन इज कॉल्ड, दैट इज बैलेंस्ड फोर्सेस। बैलेंस्ड फोर्सेस, तो इस तरह से आपके होते हैं बैलेंस्ड फोर्सेस, जहां पर दोनों तरफ फोर्सेस आपके बराबर हों, ठीक। और अनबैलेंस में क्या होगा, when two and equal and opposite forces are acting, you can say when two equal and opposite forces are acting, unbalanced forces। अब मान लेते हैं कि सपोज ये कोई एक आपकी कोई टेबल है, लाइक इस टेबल में मैंने यहां लगा दी पुली। पुली जानते हो, पुली जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि पहले कुएं से पानी हम खींचते थे तो एक गोल गोल सी घिरनी टाइप में लगी होती थी, जिसके ऊपर से रस्सी ऐसे जा रही होती थी और हम उसको खींचते थे इस तरह से और पानी हमारे पास आ जाता था बाल्टी में से। ऐसे नहीं कि खाली पानी चढ़ के ऊपर आ जाएगा, बाल्टी में से। तो ऐसी पुली हमने यहाँ ली, पुली में कोई फ्रिक्शन नहीं है कोई भी चीज तरह का। मान लेते हैं कि ये हमारे पास कोई एक ब्लॉक है, ये ब्लॉक आप ले लो 10 केजी का, 20 केजी का, 5 केजी का, चलो मैं और कम कर देता हूं। मैंने ये ब्लॉक ले लिया आपका 1 केजी का, 1 किलोग्राम का ब्लॉक आपके सामने है। अब एक रस्सी को मैंने इसके साथ बांधा और मैंने यहां पर एक लगा लिया 20 केजी का ब्लॉक, उसी तरह से एक रस्सी यहां से पार्ट होती गई और मैंने यहां लगा दिया आपका सपोज 5 केजी का ब्लॉक। तो आप अभी इसको देख के ही बता सकते हो
कि आपका जो ब्लॉक है वो किस तरफ मूव करेगा। ये वाला ब्लॉक आपका इस तरफ मूव करेगा। क्यों? तो ब्लॉक अब मूव कर रहा है, ब्लॉक रुका हुआ नहीं है। उसी तरह से ये जो पूरा का पूरा जो सिस्टम है वो सिस्टम भी मूव करेगा, वो भी रुका हुआ नहीं है। अगर सिस्टम रुका हुआ नहीं है, स्टेबल नहीं है, इट इज नॉट स्टेबल। और आप खुद भी देख के बता सकते हो कि अगर यहां पर फोर्स लगता है तो यहां एक mg फोर्स लगेगा और यहां भी लगेगा एक mg फोर्स, यानी कि यहां पे इस m की जगह पर अगर आप 20 रखते हो तो यहां आपको लगेगा 20g फोर्स। सिमिलरली यहां आपका लगेगा 5g फोर्स। और आप यहां देख के बता सकते हो कि 20g इज ग्रेटर देन 5g। तो दो अलग अलग फोर्सेस यहां अप्लाई हो रहे हैं। इस वजह से इस तरह के फोर्सेस को हम क्या बोलते हैं? अनबैलेंस्ड फोर्सेस। जहां पर फोर्सेस की जो मतलब दो फोर्सेस इक्वल ना हो तो उसे आप क्या बोलेंगे? अनबैलेंस्ड फोर्सेस। अब बैलेंस फोर्सेस पे आप बहुत सारी चीजें पढ़ते आ रहे हो और अनबैलेंस फोर्सेस पे आप बहुत सारी चीजें पढ़ते आ रहे हो, ठीक है। इसी पे हम थोड़ा सा ही डिस्कस कर लेते हैं कि मैंने जो बताना भूल गया कि यूनिट ऑफ फोर्स, यूनिट ऑफ फोर्स। तो यूनिट ऑफ फोर्स में जब बात करते हैं तो फोर्स की एसआई यूनिट होती है आपकी न्यूटन। क्या होती है? एसआई यूनिट आपकी फोर्स की क्या होती है? न्यूटन। और आपकी फोर्स की सीजीएस यूनिट क्या होगी? दैट इज डाइन। डायन नहीं, डाइन, ठीक है। आजकल डायनों का बहुत बुरा काम चल रहा है, तो डाइन। और यहां आपका होता है कि 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 टू द पावर 5 डाइन। इस चीज को भी आप नोट डाउन कर लें, तो नोट कर लो इसको एक बार। तो ये डाइन क्या होता है और ये क्या होता है। अब बैलेंस अनबैलेंस फोर्सेस के बारे में आपको पता चल गया कि कब फोर्सेस आपके बैलेंस्ड होते हैं, कब फोर्सेस आपके अनबैलेंस्ड होते हैं। आपके सामने इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिचुएशन आपके सामने है। देयर आर एन नंबर ऑफ सिचुएशन। आप अपने सपोज आप बेड पे बैठे हो, आप बैग पे बैग पे तो कोई नहीं बैठता, आप चेयर पे बैठे हो। तो चेयर पे क्या होगा कि आप चेयर पर फोर्स लगा रहे हो और चेयर कहीं मूव नहीं कर पा रही है क्योंकि आपने mg फोर्स लगाया, तो चेयर भी आप पर फोर्स लगा रही होगी, दैट इज बैलेंस फोर्स। अब वो न्यूटन के थर्ड लॉ से कैसे चेयर आप पे फोर्स लगा रही है वो हम आगे डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम डिस्कस कर लेते हैं न्यूटन के तीनों लॉज। सो मैं इसको रब करने जा रहा हूं और अब हम बात करते हैं न्यूटन के लॉज को, न्यूटन के नियम को, जो कि आपको जानकारी होनी बहुत जरूरी है। और आज का हमारा टॉपिक भी वही है कि हमें न्यूटन के लॉज को डिस्कस करना है। उसके बाद हम बचा चैप्टर नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो न्यूटन के लॉज, न्यूटन्स लॉज, और जिसमें न्यूटन ने हमें दिया जी अपना फर्स्ट लॉ। तो बेटा फर्स्ट लॉ न्यूटन ने हमें क्या दिया? राहुल आप भी ध्यान दीजिए, न्यूटन ने फर्स्ट लॉ में क्या बताया कि न्यूटन ने बोला कि एवरी बॉडी continues its position of rest or यूनिफॉर्म मोशन। अब यूनिफॉर्म मोशन आप पिछली वीडियो में देख सकते हो, मैं वीडियो के लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम देख लेंगे, पीछे आपको वीडियो मिल जाएगी यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन की। आप वहां उसको समझ सकते हो कि यूनिफॉर्म क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म क्या होता है। फिर भी मैं एक छोटी सी झलक आपको बता देता हूं कि जब इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल की गई इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में तो आपका कहलाता है यूनिफॉर्म में, और जब अनइक्वल डिस्टेंस इज ट्रेवल्ड इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम वो आपको कहलाएगा नॉन यूनिफॉर्म में। बराबर डिस्टेंस आपने ट्रेवल की गई बराबर टाइम इंटरवल में। टाइम इंटरवल इक्वल होना चाहिए, टाइम इक्वल नहीं होता, टाइम इंटरवल इक्वल होना चाहिए। तो एवरीबॉडी कंटिन्यू इट्स पोजीशन ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन until an external force is applied। यानी कि कोई भी बॉडी अपनी रेस्ट की पोजीशन को और यूनिफॉर्म मोशन की पोजीशन को तब तक बनाए रखती है जब तक कि उस पर कोई बाहरी फोर्स नहीं लगाया जाता। जैसे मान लेते हैं कि एक प्लेग्राउंड में एक फुटबॉल पड़ी हुई है, आप भी ध्यान दीजिए राहुल, कि मान लेते हैं कि फुटबॉल पड़ी हुई है, तो आप गए और आपने फुटबॉल को वहां पड़ा ही रहने दिया। पड़ी है, रखी नहीं है, पड़ी है, ठीक है, पड़ा रहने दिया। अब पड़ा रहने दिया तो वो कब तक पड़ी रहेगी? जब तक कि उस पर कोई फोर्स ही नहीं लग रहा।
आप जाके उस पर लात मार दो, आप जाके उसको किक करो, या राहुल जाके उसको उठा के यहीं ले आए कि सर मैं तो नहीं खेल रहा। क्यों राहुल, सही कह रहा हूं ना मैं? तो ऐसा कुछ हो, या आप उसको कोई तेज तूफान आंधी कुछ आ जाए कि वो बॉल सरक के आगे बढ़ जाए। जब तक इस तरह की सिचुएशन नहीं होगी, वो बॉल उस ग्राउंड में तब तक पड़ी रहेगी जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं किया गया हो। तो ये कहता है न्यूटन ने अपने फर्स्ट लॉ में। उसी तरह से यूनिफॉर्म मोशन का केस ले लो। यूनिफॉर्म मोशन में आप ऐसा केस ले लो कि सपोज आप स्पेस में चले गए, अंतरिक्ष में, बड़ा अच्छा मजा आ रहा है, अंतरिक्ष में पहुंच गए, देखो चारों तरफ स्टार्स है, आप पहुंच गए स्पेस में, चारों तरफ आपको स्टार्स दिखाई दे रहे हैं, ठीक, और किसी ने आपको हल्का सा धक्का देके छोड़ दिया। अब जब तक कोई रास्ते में आपको कोई रुकावट नहीं आएगी, आप स्पेस में चलते ही रहोगे, चलते रहोगे। फील हो गया? सबको फील हो गया होगा। हाँ राहुल, फील हो गया आपको भी? रुकावट आएगी तब तक नहीं, तब जाके रुकोगे, अदरवाइज आप चलते ही रहोगे। तो इस तरह की सिचुएशन को आप क्या बोलते हो? यूनिफॉर्म मोशन में चलना। ऐसे मान लेते हैं कि अगर मान लो मैं बॉल को ग्राउंड में ऐसे रोल करा दूं, तो वो जब तक चलती रहेगी जब तक कि उस पर कोई भारी फोर्स नहीं लगता। अब वहां पर कभी कभी बॉल रुकती भी है, चाहे ग्राउंड बहुत बड़ा हो, बॉल एक सिचुएशन में जाकर रुक जाएगी। उस पोजीशन को, वो जो फोर्स है जो उस बॉल को रोकता है, दैट विल बी अ फ्रिक्शनल फोर्स। तो ये बताया था न्यूटन ने अपने फर्स्ट लॉ में कि एवरी बॉडी कंटिन्यू इट्स पोजीशन ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन until an external force is applied. Now let's discuss Newton's second law. Newton's second law. अच्छा भी सेकंड लॉ बड़ा पेचीदा है। सेकंड लॉ बड़ा पेचीदा है। सेकंड लॉ को समझने से पहले आपको एक टर्म समझनी पड़ेगी, दैट इज मोमेंटम। सबसे पहले आपको मोमेंटम के बारे में डिस्कस करना है। अच्छा जी, मोमेंटम होता क्या है? मोमेंटम क्या है कि क्वांटिटी ऑफ मोशन कंटेन्ड इन अ बॉडी इज कॉल्ड मोमेंटम। क्वांटिटी ऑफ मोशन कंटेन्ड इन अ बॉडी इज कॉल्ड मोमेंटम। कोई फोर्स नहीं होना चाहिए उसके ऊपर ना, तभी इज कॉल्ड मोमेंटम। जैसे समझो, आप भी ध्यान दीजिए राहुल, सपोज कर लो कि आप किसी, कोई रेडी है, रेडी यानी कोई ठेला है, और ठेला किसका है? ठेला आपका कोई, आपका फेवरेट गोलगप्पे का ठेला है। मुंह में पानी मत लाना, अभी गोलगप्पे नहीं है ठेले पे। समझिए, ठीक है राहुल? आपको मुंह तो पानी, राहुल कह रहा है मेरे मुंह में तो पानी आना शुरू हो गया। राहुल पानी को कंट्रोल करो भाई। अभी ठेले पे कोई भी गोलगप्पा नहीं है, ठेला बिल्कुल खाली है। आपने क्या किया, मान लेते हैं, मैं ठेला जरा बना देता हूं, थोड़ा ठेला आपको समझ में आ जाएगा। जिनको समझ नहीं आ रहा, बहुत से बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि ठेला क्या बीमारी है। ये तो हमने पढ़ाई नहीं कि ठेला होता की है। तो भाई ठेला कुछ ना होता भाई, हरियाणवी लैंग्वेज में बोला करें कि ठेला तो सिर्फ एक आपका ये इस तरह का होता है, कुछ आपने देखा होगा, और कुछ इस तरह से लगा होता है। चलिए, आपने क्या किया, इस ठेले को एक फोर्स लगाया एंड देन छोड़ दिया। आपने ठेले पे फोर्स लगाया एंड देन छोड़ दिया। तो क्या आपके फोर्स लगाने के बाद, फोर्स हटाने से तुरंत, यानी फोर्स को हटाते ही क्या ठेला रुक जाता है? नहीं रुकता ना। आपने फोर्स लगा के छोड़ दिया तो क्या ये ठेला रुक जाएगा तुरंत? जैसे आपने लगाया जाता तो चल ही रहा है, आपने जैसे ही हाथ हटाया तो क्या रुक जाएगा? नहीं रुकेगा। क्यों नहीं रुकेगा? क्योंकि इसमें एक क्वांटिटी ऑफ मोशन कुछ बच गई है, जिसकी वजह से ठेला आगे चलता रहता है। And that quantity of motion contained in that thela, that quantity of motion contained in that thela is called momentum. आई बात समझ में? वो जो क्वांटिटी ऑफ मोशन है, जो बचती है, जो रहती है, इज कॉल्ड मोमेंटम। उस मोमेंटम की वजह से ही ये जो ठेला है ये आगे की तरफ जा रहा है। तो सेकंड, तो मोमेंटम ये हो जाता है आपका, क्वांटिटी ऑफ मोशन कंटेन्ड इन अ बॉडी इज कॉल्ड मोमेंटम। अब मोमेंटम को मेजर कैसे किया जाता है? तो आप दे सकते हो कि इट कैन बी मेजर्ड एज प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। जो वेलोसिटी उसके अंदर बचती है उससे, ठीक है। इट इज डिनोटेड बाय
P, आप जो मोमेंटम को किससे डिनोट करते हो? आप P से डिनोट करते हो। तो P इज इक्वल टू हो जाएगा m इंटू में V, मास इंटू वेलोसिटी। अच्छा, वेलोसिटी यानी जो आपका मोमेंट, जो आपके ठेले की जो वेलोसिटी बचेगी, दैट वेलोसिटी विल बी हियर। तो मोमेंटम होता है आपका ये। तब आप अगर बात करते हैं मोमेंटम की यूनिट, तो देखिए यूनिट निकालने के लिए तो आपको सिंपल तरीका आपको मैंने कई बार बताया हुआ है कि जो आपका फॉर्मूले में जो जो चीजें आती हैं उन चीजों की यूनिट ले लो सीधा। जैसे मास की यूनिट क्या होगी आपकी? किलोग्राम। वेलोसिटी की यूनिट क्या होगी? मीटर पर सेकेंड। तो इसकी आपकी यूनिट आ गई किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। और आप इसको कभी ऐसे लिख सकते हो kgm सेकेंड इनवर्स। अच्छा, अगर इसकी सीजीएस पूछी जाए तो क्या करोगे आप? सीजीएस। तो देखो मास की सीजीएस यूनिट क्या होती है? ग्राम, ठीक है। और वेलोसिटी की क्या होती है? सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो ये आपकी सीजीएस यूनिट आ गई। तो ये इसका रिलेशन होता है। तो दिस इज योर मोमेंटम। आई समझ में? अब मोमेंटम के बेस पर ही हम सेकेंड लॉ को डिस्कस करेंगे। तो सेकेंड लॉ को मैं रबिट नोट करना, तो एक बार वीडियो को पॉज करके आप नोट कर सकते हैं। देन आई विल गो टू रबिट। वीडियो को पॉज करके आप एक बार नोट करना चाहें तो नोट कर ले, अदरवाइज आई एम गोइंग टू रबिट। हो गया? 1 2 3 हो गया? 1 2 3 सो गए। अब तो पॉज करके कर लोगे। सो मुझे मोमेंटम को मिटाना था। तो यहां पे आपने क्या करना है? अब आ जाइए सेकेंड लॉ पे। सेकेंड लॉ क्या होता है? सेकेंड लॉ दुनिया का न्यूटन का दूसरा नियम हम ला रहे हैं, जिसे हम न्यूटन का सेकेंड लॉ कहा जाता है। चलिए तो डिस्कस करते हैं। तो न्यूटन ने अपने सेकेंड लॉ में क्या बोला था कि रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम is directly proportional to force applied। यानी जितना ज्यादा आप फोर्स लगाएंगे मोमेंटम में उतना ही ज्यादा बदलाव आएगा। क्लियर हुआ? हाँ राहुल? अच्छा, राहुल कह रहे हैं कि सर समझ नहीं आया, दोबारा एक्सप्लेन करो, सही तरह एक्सप्लेन, एग्जांपल देके एक्सप्लेन करो। चलो राहुल मैं आपको एग्जांपल देके एक्सप्लेन करता हूं, आप भी ध्यान से सुनिए क्या एग्जांपल है। तो एग्जांपल कुछ इस तरह से है, जो मैंने अभी आपको ठेला दिया था, जिसको आप चला रहे थे, जिससे आप मस्ती कर रहे थे, वही ठेला आपके पास दोबारा सामने आ जाता है। अभी क्या था? आपने उसको ठेले को धक्का दिया, ठेला आपका आगे तक चल रहा है। अब आप दोबारा दौड़ के गए और फिर जाकर ठेले को और धक्का देकर वापस आ गए। अब आप दोबारा दौड़ के गए और ठेले को और तेजी से धक्का देकर आप रिटर्न आ गए। तो क्या हुआ? क्या ठेले की वेलोसिटी में चेंज आया? बिल्कुल आया। किस वजह से आया? आपके द्वारा लगाए गए फोर्स की वजह से आया। यही है राहुल? राहुल कह रहे हैं यस सर। ओके, तो आपने अगर कम फोर्स लगाते, मान चलो आप ऐसे हल्का सा धक्का देके आ जाते, तो ठेले की वेलोसिटी में कम बदलाव आता। वेलोसिटी में कम बदलाव आता तो मोमेंटम में भी कम बदलाव आता। और अगर ठेले को तेज धक्का देके आते तो ठेले की वेलोसिटी में ज्यादा बदलाव आता। जब वेलोसिटी में ज्यादा बदलाव आता तो मोमेंटम में भी ज्यादा बदलाव आता। तो क्या मोमेंटम में बदलाव वेलोसिटी के आपके द्वारा लगाए गए फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? क्यों राहुल? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या नहीं है? राहुल कह रहे हैं यस सर, अब समझ में आया। चलिए, तो राहुल आपको क्लियर हुआ? आपको क्लियर हुआ? चलिए, तो यही था। इस वजह से जो मोमेंटम में जो चेंज है, अब वो जो चेंज होना चाहिए वो टाइम के रिस्पेक्ट में होना चाहिए। वो चेंज होना चाहिए वो टाइम के रिस्पेक्ट में। तो यहां पे आप क्या बोलेंगे कि चेंज इन मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू द टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके आया? फोर्स के आया। चेंज इन मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू द टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके आया? ये फोर्स का आया। दिस इज न्यूटन सेकेंड लॉ। अच्छा, न्यूटन के सेकेंड लॉ को इट इज ऑल्सो कॉल्ड लॉ ऑफ फोर्स। इसको हम लॉ ऑफ फोर्स भी कहा जाता है। जैसे इसमें क्या था, मैंने अभी आपको एक टर्म पढ़ाई नहीं है इसलिए मैंने लिखवाया नहीं, पर मैं लिख ही देता हूं
कि इट इज ऑल्सो कॉल्ड लॉ ऑफ इनर्शिया। इसको आप क्या बोलेंगे, लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं, लेकिन लॉ ऑफ इनर्शिया भी मैंने आपको पढ़ाया नहीं है, तो इसलिए मैंने आपको भी इसमें एक्सप्लेनेशन नहीं लिखी थी। तो अब हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी डिस्कस करेंगे, तो पहले हम इसको कंप्लीट कर लेते हैं। अब आपको फॉर्मूला पता है कि एस P इज इक्वल टू होता है mv, देन आपका P2 क्या हो जाएगा, m2v2, या सॉरी m इंटू v2, क्योंकि एक ही बॉडी है ना, उसके मोमेंटम में चेंज आ रहा है। जैसे आपका एक ठेला हो गया, ठेले के मोमेंटम में बदलाव आ रहा है। एंड P1 आपको हो जाता है सपोज m इंटू में v1, देन आपकी जो अबव इक्वेशन क्या बन जाएगी, देन अबव इक्वेशन क्या बन जाती है, mv2 माइनस mv1 अपॉन t इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द f। प्रोपोर्शनल को इक्वल टू में हम कन्वर्ट कर देंगे। यहां से मैंने m को ले लिया कॉमन, जब मैं m को कॉमन लूंगा तो अंदर आपका बच जाता है v2 माइनस में v1 और अपॉन में t, और इज इक्वल टू हो जाता है k इंटू में f। k इज एनी कांस्टेंट, बट हियर k इज इक्वल टू होता है आपका 1, देन m इंटू में v2 माइनस v1 अपॉन में t इज इक्वल टू हो जाएगा आपका fk। और आप ये खुद देखिए, ये टर्म आपको कुछ बन जाती है, ये क्या बन जाती है, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू द टाइम। क्यों राहुल, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू द टाइम, क्या बना ये, हाँ बिल्कुल राहुल कह रहे हैं सर एक्सेलरेशन। तो बिल्कुल ये आपका बिल्कुल सही आंसर, आपका जवाब राहुल, ये आपका क्या बन गया, एक्सेलरेशन f इज इक्वल टू ma, एंड दिस इज अनदर फॉर्म ऑफ न्यूटन्स सेकंड लॉ। इसे आप मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ भी कह सकते हैं, मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ न्यूटन्स सेकंड लॉ। तो इस तरह से आपका न्यूटन का सेकंड लॉ आपका कंप्लीट होता है। वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर सकते हैं आप। हो गया 1 2 3, 1 2 3, दिल को करार आया, पहली पहली बार आया। बहुत गाना चल रहा है ये आपका इंस्टाग्राम पे, तो दैट्स व्हाई आई एम जस्ट ट्राई टू सिंग, बट अच्छा नहीं गाता मुझे पता है। चलिए तो मेरा बिट लेट्स ओके, सो लेट्स डिस्कस विद न्यूटन्स थर्ड लॉ। सर इसाक न्यूटन का तृतीय नियम, तीसरा नियम। न्यूटन ने बड़े जान खाए तुम्हारे, पहले मेरे भी खाए थे, अब तुम्हारे खा रहे, ऐसा तो होता ही है। बहुत खाया ना, कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कर सकते हो कि सर हाँ जी हमारा दिमाग तो न्यूटन ने खाई रखे हैं। बहुत गालियां पड़ती है न्यूटन को फिलहाल, कहते हैं लोग यार सेब नहीं खाता तो क्या, सेब खा लेता तो क्या बिगड़ जाता, कुछ सेहत भी बनती, हमारे लिए भी लॉ नहीं बना के जाता, पर वो सेब के पीछे बढ़ गया कि जमीन पे क्यों जा रहा है। चलिए, सो थर्ड इज न्यूटन का थर्ड लॉ, मिस्टर न्यूटन का थर्ड लॉ। तो थर्ड लॉ को लॉ ऑफ एक्शन रिएक्शन भी कहा जाता है, कि लॉ ऑफ एक्शन डैश रिएक्शन, लॉ ऑफ एक्शन डैश रिएक्शन। इसको आप ये भी लिख सकते हो, मतलब एक्शन रिएक्शन ही आप लिख सकते हो। इसकी स्टेटमेंट क्या है कि फॉर एवरी एक्शन there is equal and opposite reaction, कि एवरी एक्शन के लिए बराबर और विपरीत दिशा में रिएक्शन होता है। जैसे मान लो कि आपकी क्लास में किसी से लड़ाई होगी और आपने किसी को जमा के रख के एक उसके कान के नीचे रख दिया तो होगा क्या, वो रिटर्न में आपको भी कान के नीचे समझिए। तो मैं जस्ट एक मजाक कर रहा था, ऐसा नहीं होता, वो तो एवरी एक्शन रिएक्शन मैं आपको समझा रहा हूँ कि एक्शन क्या चीज है, रिएक्शन क्या चीज है। आपने एक्शन किया, बदले में आपको रिएक्शन मिल गया, बट यहां एक अलग चीज है। एक्शन रिएक्शन क्या होता है कि जब कहीं पे एक फोर्स लगता है तो उसके अपोजिट दिशा में एक फोर्स जरूर लगता है। ये बताया था न्यूटन ने अपने सेकेंड लॉ में। जैसे मान लेते हैं कि मेरे हाथ में ये
बैग है, सपोज मैंने अपने हाथ में ये बैग रखा, तो अब ये बैग मेरे हाथ पे एक फोर्स लगा रहा है नीचे की तरफ, mg फोर्स लग रहा है, वेट इसका जो है वो मेरी तरफ लग रहा है। अब मैंने क्या करा, जितना इसका वेट है उसके बराबर मैंने इस पे फोर्स लगाया। अगर मैं बराबर फोर्स ना लगाऊं, फोर्स को कम कर दूं, तो मेरा हाथ नीचे चला जाएगा, और अगर मैंने ज्यादा फोर्स लगाया तो ये वैसे ऊपर चला जाएगा। तो इसलिए मुझे इसको बैलेंस करने के लिए फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। इसने एक्शन किया mg फोर्स से, मैंने अपोजिट में रिएक्शन दिया इस तरह से, और मेरा यहां बैलेंस बना हुआ है। अगर मैं एक्शन रिएक्शन खत्म कर दूं तो ये नीचे चला जाएगा। तो हम यही डिस्कस कर रहे थे। तो न्यूटन ने एक चीज बताई, आप चेयर पे बैठे हो, कुर्सी पे बैठे हो, आप कहीं भी बैठे हो, और जहां बैठे हुए हो तो आपका भी वेट उस जगह पर लग रहा है। चाहे आप खड़े हो, जमीन पे खड़े हो, तो आपका वेट जमीन की तरफ लग रहा है, और वही जमीन या चेयर या बेड या कोई भी चीज वो अपोजिट में आप पर फोर्स लगा रही है, तभी आप बैलेंस में हो। अदरवाइज क्या होगा, अगर आपका वेट ज्यादा हो जाता है तो आप चेयर को तोड़ दोगे और नीचे गिर जाओगे। उसी तरह से अगर चेयर ज्यादा फोर्स लगाती, वैसे लगा नहीं सकती बट लगाती, तो आपको उछाल देगी, ऊपर छत पे पहुंचा देगी। तो ये बोला था उसने। तो मान लेते हैं कि सपोज जो हम एग्जांपल ले रहे हैं कि सपोज ये हमारी एक कोई टेबल है जी, और ये टेबल थोड़ी सी कमजोर है, कुछ खाती पीती कम है इस वजह से, और हमने क्या करा, उस टेबल के ऊपर एक बुक को रखा। अब आप कहोगे जी कमजोर टेबल है, बुक आपने इतनी मोटी रखी हुई है, क्या करें जी, फिजिक्स की बुक है ना, तो फिजिक्स तो आपको पता ही है अपने आप में मोटी बुक होती है, सब्जेक्ट ही कुछ ऐसा है, क्या करें। तो आपको पता है ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगेगी mg, मैंने इस फोर्स को नाम दे दिया FBA, और ये अपोजिट में फोर्स लगाती है जिसे हम बोलते हैं नॉर्मल, और इसको मैंने नाम दे दिया FAB, क्योंकि मेरी ये बॉडी A है, ये बॉडी B है। इस तरह से ये बॉडी A है, जो बुक है वो बॉडी A, और ये बॉडी B। तब यहां पे FAB इंप्लाइज दैट कि फोर्स ऑन बॉडी A बाय B, और FBA इंप्लाइज दैट फोर्स ऑन बॉडी B बाय A। यानी कि A पर फोर्स लग रहा है B के द्वारा, यानी B फोर्स लग रहा है तो ये फोर्स A पर लग रहा है। ये दोनों अलग अलग फोर्सेस हैं, एक्शन रिएक्शन, और दोनों ही अलग अलग बॉडीज पे रखने हैं। ये ध्यान रखना कि एक्शन रिएक्शन एक्ट्स ऑन टू डिफरेंट बॉडीज but have same line of action। लाइन ऑफ एक्शन क्या होता है मैं बताता हूं आपको। तो ये जो है अलग अलग बॉडीज पे लग रही है, कि टेबल तो लगा रही है बुक पर और बुक लगा रही है टेबल पे, तो दो अलग अलग बॉडीज पे लग रही है। एक्शन फोर्स लग रहा है टेबल पे बुक के द्वारा, रिएक्शन लग रहा है बुक पे टेबल के द्वारा। तो FAB यानी फोर्स ऑन A बाय B एंड FBA फोर्स ऑन B बाय A। अब आता है सेम लाइन ऑफ एक्शन। तो ये वाली जो लाइन आ रही है ना, ये वाली लाइन, तो लाइन ऑफ एक्शन सेम है। जैसे मान लो ये कोई ब्लॉक है, एक फोर्स मैंने इसको इधर लगाया, इधर मान चलो 10 न्यूटन का, एक फोर्स मैंने इधर लगा दिया 10 न्यूटन का, बट मैं ले रहा हूं सेम लाइन ऑफ एक्शन। तो जब सेम लाइन ऑफ एक्शन होगा ना, तो एक्शन रिएक्शन बराबर है। अगर डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन अगर मैंने ले लिया होता, मान लेते हैं मैं डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन ले लूं, एक मैंने यहां ले लिया और एक मैंने यहां ले लिया, तो ये आपको देखो डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन हो गए। तो ये बॉडी क्या करेगी, आपकी रोटेट करना शुरू कर देगी, लेकिन ऐसा यहाँ होता नहीं है, इसीलिए यहां पर हम सेम लाइन ऑफ एक्शन करते हैं। तो समझ में आया राहुल, समझ में आया? यस सर, समझ में आया मेरे। ओके, तो ये हमारा न्यूटन के तीनों लॉ से। तो यहां आज हम इतना ही डिस्कस करते हैं, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे ये चैप्टर लॉज ऑफ मोशन, 9th क्लास का हम डिस्कस यहाँ कर रहे हैं। तो इन्हें नोट आप कर लो, मैं थोड़ा इधर हट जाता हूँ, सॉरी मैं भूल गया था। तो मेहनत करो बेटा, पढ़ाई करो, और हमारी वीडियोस को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, ताकि उन लोगों को भी पता चले कि भाई क्या पढ़ाया जा रहा है। सो 1 2 3 हो गया। ओके, सो थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू। मेहनत करें, पढ़ाई करें एंड डू वर्क हार्ड। ओके, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।